स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म। ध्यान देना, ये रिजल्ट तब है जब हम O2 गैस का मेजरमेंट कर रहे हैं STP पर। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या NTP वाली कंडीशन दे दी होती है, और NTP वाली कंडीशन दी होगी तो NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है। तो जेईई में भी कभी आता है तो हो सकता है डायरेक्ट ना आए, इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ अलग तरीके से चीज़ें लिख के दी जाए। ओलियम अगर देखोगे तो बेसिकली H2SO4 और इसमें डिजोल्व SO3 गैस, इस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं ओलियम। अब कई जगह फार्मूला H2H2O7 लिख दिया जाता है, ऐसा लिखना गलत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सीरीज का पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, वो कंसंट्रेशन टर्म के कुछ एप्लीकेशंस को लेके कई सारे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे, और क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल भी हैं। वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लिए गए थे। तरीका वही रहेगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, कमेंट बॉक्स पे डालेंगे, और फिर वो मैच कराएंगे कि कितना हम एक्यूरेट जा रहे हैं। गड़बड़ हो रही है तो क्या आखिर गलती है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ये प्रोसीजर हम लोगों का रहेगा पूरी सीरीज में। सीरीज को लगातार फॉलो करिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए ये, ठीक है ना। और रिवीजन पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने के बाद जब यहाँ आएंगे तब आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। अच्छा, ये जो क्लास के नोट्स हैं, क्लास के नोट्स आपको PW ऐप पर मिल जाएंगे, और PW ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप PW ऐप पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। PW इंडिया का एक बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन को रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म। स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग कवर करने वाले हैं एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड सिमिलर और भी जो कंपोनेंट्स होंगे उनके बारे में भी। इसी तरह ओलियम या परसेंटेज लेबलिंग किस तरीके से की जाती है ओलियम में, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या चीज है। ओके, शुरू किया जाए फिर। देखो, H2O2 की बॉटल अगर मार्केट से हम खरीदें तो उस बॉटल पे बेसिकली जो कंसंट्रेशन लिखी होती है वो अलग फॉर्म में लिखी होती है। उस पर लिखा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की फॉर्म में कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। H2O2 की बॉटल अगर हम मार्केट से लेंगे तो कंसंट्रेशन जो इंडिकेट होती है उस बॉटल पे वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की फॉर्म में इंडिकेट होती है। सपोज कि बॉटल पर लिखा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जो इस बॉटल के अंदर है सॉल्यूशन, दिस इज 20 वॉल्यूम। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर इस बॉटल से हम 1 वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये 1 वॉल्यूम सॉल्यूशन हमको 20 वॉल्यूम O2 गैस प्रोवाइड करेगा। और जनरली जो कंडीशन ली जाती है वो STP की ली जाती है। 20 वॉल्यूम O2 गैस हमको प्रोवाइड करेगा ये 1 वॉल्यूम सॉल्यूशन STP पर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव एक होता है सबसे जरूरी कि इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को नॉर्मल जो कंसंट्रेशन टर्म है उनके साथ कैसे लिंक करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो आती है कि भाई आखिर ये मिलेगी कैसे O2। तो हमको पता है कि भाई H2O2 का अगर हम सॉल्यूशन लें तो H2O2 का सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, और सेल्फ डिकम्पोज होके ये H2O एंड O2 गैस देगा। सेल्फ डिकम्पोज होगा जिससे H2O मिलेगा एंड O2 गैस मिलेगा, ठीक है।
अब अगर मान लो किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ x वॉल्यूम है तो उसको हम रिलेट करेंगे नॉर्मली जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं लाइक मोलैरिटी एटसेट्रा। तो हम एक काम करते हैं कि बॉटल में जो H2O2 सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम मान लेते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज m मोलर। बॉटल में जो H2O2 सॉल्यूशन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो m मोलर का सॉल्यूशन है। और अगर m मोलर का सॉल्यूशन है तो हमको पता है कि मोलरिटी को ब्रेक कैसे किया जाता है। इसका मतलब m मोलर का होता है कि सॉल्यूशन अगर 1000 ml लिया जाए तो इसके अंदर सॉल्यूट मतलब H2O2 कितना होगा, m मोल्स प्रेजेंट होगा। मोलरिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि 1000 ml अगर सॉल्यूशन लिया जाए तो इसके अंदर m मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब हमें दिख रहा है स्टोइकोमेट्री से कि 1 मोल H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो 1 मोल H2O और हाफ मोल O2 गैस मिलेगी। तो अगर सपोज इस बॉटल से 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, 1000 ml सॉल्यूशन लिया, तो उसके अंदर H2O2 के मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, m मोल्स, क्योंकि मोलरिटी हम m मान के चल रहे हैं। तो अगर m मोल्स प्रेजेंट होंगे तो इन m मोल्स से हमें O2 गैस जो मिलेगी वो m/2 मोल्स मिलेगी। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो O2 गैस कितनी मिलेगी, m/2 मोल्स मिलेगी। अब m/2 मोल्स O2 गैस मिलेगी तो STP पर वॉल्यूम 1 मोल गैस का कितना होता है, 22.7 लीटर। STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.7 लीटर। तो अगर m/2 मोल गैस मिल रही है तो m/2 मोल O2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, m/2 इंटू 22.7, दैट इज m इंटू 11.35 लीटर। इसका मतलब इस गैस का वॉल्यूम m इंटू 11.35 लीटर है। अब देखो सॉल्यूशन कितना लिया था, सॉल्यूशन तो हमने लिया था 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 1 लीटर जो H2O2 सॉल्यूशन लिया था उससे O2 गैस का वॉल्यूम हमें कितना मिल रहा है मैक्सिमम, m इंटू 11.35 लीटर। तो इसका मतलब यही O2 गैस का जो वॉल्यूम आ रहा है इस कंडीशन में, इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो हुआ दिस इज m इंटू 11.35। तो देखो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ का m इंटू 11.35। ध्यान देना ये रिजल्ट तब है जब हम O2 गैस का मेजरमेंट कर रहे हैं STP पर। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या NTP वाली कंडीशन दे दी होती है, और NTP वाली कंडीशन दी होगी तो NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर तो वहां फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.2 का फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे 11.35 की जगह 11.2 का फैक्टर आ जाएगा अगर कंडीशन NTP की हो। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की अगर हम मेजर कर रहे हैं तो दिस इज मोलैरिटी इंटू 11.2। किस कंडीशन में, जब सारा मेजरमेंट NTP पर चल रहा है। वैसे जनरल डेटा तो हमें STP का गिवन होता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कर लेना, कई बार NTP वाला डेटा भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हमने रिलेट कर लिया है मोलरिटी के साथ। और एक बार अगर ये मोलरिटी के साथ रिलेट हो गया है तो फिर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के साथ हम इसको इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ जरा इसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने में पहला जो हम क्वेश्चन लेंगे वो बेसिक क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल। आपका काम यही रहेगा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर निकालना और उसको कमेंट बॉक्स पे डालना, और फिर वेरीफाई करना कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। नहीं करेक्ट है तो क्या गलती है फिर वो चेक करना।
ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, जस्ट कॉन्सेप्ट चेक के लिए। स्क्रीन पर हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में सारा मेजरमेंट जो किया जा रहा है वो दिख रहा है कि 1 atm 273 केल्विन पर किया जा रहा है, मतलब NTP पर किया जा रहा है। अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2। बिल्कुल बेसिक है ये, है ना, जस्ट कॉन्सेप्ट चेक के लिए। 11.2 वॉल्यूम है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू 11.2 इस कंडीशन में, और दी भी वैल्यू 11.2 है, इसका मतलब मोलैरिटी कितनी हो गई, 1 मोलर। तो इसका आंसर तो हर किसी का आना ही चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी कुछ बात ही नहीं की गई है। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, 1 मोलर, दैट मीन्स आंसर ए पार्ट हमें दिख रहा है क्लियर, राइट। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी कॉम्प्रिहेंशन के। अगले में पूछा है व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ इन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2। अब 11.2 वॉल्यूम H2O2 की हमने मोलैरिटी निकाली तो मोलैरिटी आई थी 1 मोलर। अब इसकी हमें वेट बाय वॉल्यूम बतानी कि कितना वेट बाय वॉल्यूम होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर 1 मोलर है तो इसको तोड़ के लिखना है हमें, कैसे, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन अगर 1000 ml है तो सॉल्यूट मतलब H2O2 कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल का मतलब 34 ग्राम हो जाएगा, और 34 ग्राम हो जाएगा तो वेट बाय वॉल्यूम ही तो चाहिए। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 34 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये दिख रहा है कि वैल्यू आ रही है 3.4%, और 3.4 हमें एक ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, अभी ये आपका सही होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल थे, अब तीसरे में हल्का सा थोड़ा कुछ चीज ऐड की गई है। जैसे तीसरे क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि 20 ml H2O2 का सॉल्यूशन है हमारे पास, और इसको 0.05 मोलैरिटी वाले KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, और वो भी एसिडिक मीडियम में। तो क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी H2O2 सॉल्यूशन की। अब देखो हमें पता है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2O2 को वो किस में ऑक्सीडाइज करेगा, O2 गैस में ऑक्सीडाइज करेगा, और एसिडिक कंडीशन में खुद किस में रिड्यूस होगा, एसिडिक कंडीशन में खुद रिड्यूस होगा, Mn+2 आयन देगा रिड्यूस होके। तो अगर इसकी रिएक्शन लिखी जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि H2O2 KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये तो रिड्यूस हो रहा है Mn+2, और H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा O2 में। ठीक, अब हमें पता है कि भाई जब रिएक्शन हो रही है तो दोनों के इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट तो बराबर होने चाहिए। तो जितने मिली इक्विवेलेंट H2O2 के होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट KMnO4 के भी होंगे। अच्छा, KMnO4 का एन फैक्टर इसमें कितना दिख रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ कंपाउंड, +7 से जा रहा है ये +2, तो 5 का चेंज हो रहा है, और 1 मोल कंपाउंड के अंदर एक ही Mn है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर हो गया 5, और एन फैक्टर 5 तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, मोलैरिटी है 0.05, एन फैक्टर है 5, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हुआ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml हुआ मिली इक्विवेलेंट, दैट इज 80। तो ये मिली इक्विवेलेंट KMnO4 के आ गए, और इतने ही आने चाहिए H2O2 के। अब H2O2 की मोलैरिटी हम मान लेते हैं x। तो अगर मोलैरिटी x है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा भाई, देखो इसका एन फैक्टर होगा 2,
क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और -1 से ऑक्सीडाइज होके ही जा रहा है 0 में, तो एक ऑक्सीजन के लिए 1 का चेंज, और पर मोल ऑफ कंपाउंड 2 ऑक्सीजन है तो 2 का चेंज, तो एन फैक्टर हुआ इसका 2। मोलरिटी हमने x मानी है तो x इंटू 2, ये हो गया नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml जो कि 20 है, ये दे देगा हमको मिली इक्विवेलेंट। आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, देखो 20 इंटू 2 हुआ 40 और 40 इंटू 2 हुआ 80, तो x की वैल्यू यहां से कितनी दिख रही है भाई? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 0.05, तो 0.5 मोलर। इसका मतलब मोलरिटी तो हमें नजर आ गई 0.5 मोलर है। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पूछा है, तो हमें पता है कि मोलरिटी इस कंडीशन में इंटू 11.2, यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। तो मोलरिटी है 0.5 इंटू 11.2, तो ये वैल्यू आ रही है 5.6, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी H2O2 सॉल्यूशन की। तो 5.6 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हमें दिख रहा है 5.6। अब यहाँ नोटिस करना कि ये जाके अब रिलेट हो गया रेडॉक्स से। इसका मतलब कहीं भी अगर कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही, साथ में वॉल्यूम स्ट्रेंथ की फॉर्म में डेटा दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिंपली है कि H2O2 की बॉटल से अगर 1 वॉल्यूम निकालोगे, 1 वॉल्यूम का मतलब कोई भी यूनिट ले लो, 1 ml निकालोगे तो STP पर कितनी मिलेगी गैस? STP पर तुम्हें मिलेगी गैस मोलरिटी इंटू 11 पॉइंट किसके बराबर? 35 के बराबर, ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं। नाउ अब जरा चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, एक बार ट्राई करो आप इसको। यहां पे बेरियम परमैग्नेट जो है, अब इसमें मोलर मास दिया है और हमें कुछ इम्प्योरिटीज भी दी हुई हैं, और बोला जा रहा है कि 125 ml 3.6 वॉल्यूम H2O2 रिक्वायर होता है फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? यहाँ पर उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात हो रही है, तो जरा चेक करते हैं। भाई जब H2O2 की रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि Mn+2 में रिड्यूस होके आ जाएंगे परमैग्नेट आयन, और H2O2 को O2 में ऑक्सीडाइज करेंगे, और H2O2 का एन फैक्टर आया था 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था। और परमैग्नेट में Mn+7 से प्रोडक्ट में जा रहा है किसमें? +2 में, तो 5 का चेंज है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर पर मोल कितने Mn है? 2। इसका मतलब इस केस में जो चेंज आएगा वो 10 का चेंज आएगा, तो यहाँ एन फैक्टर हमें दिखेगा 10। अब हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों के मिली इक्विवेलेंट तो सेम होने चाहिए। तो मिली इक्विवेलेंट अगर दोनों के सेम कर दें तो अब देखते हैं वैल्यू। देखो इसमें हमको ये तो 40 ग्राम दिया है, लेकिन ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है, और इम्प्योर है तो हमें परसेंटेज प्योरिटी की यहाँ पे बात करनी है। तो हम प्योर मास मान लेते हैं कि x ग्राम है, राइट? प्योर मास कितना है बेरियम परमैग्नेट का? x ग्राम, और x ग्राम है, एन फैक्टर उसका 10 है, तो इसके मिलिक्यूलेंट निकालें तो x डिवाइडेड बाय मोलर मास 375, x प्योर वाला है, तो ये मास बाय मोलर मास हो गया मोल, मोल इंटू एन फैक्टर हो गया इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इंटू 1000 हो गया मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट बेरियम परमैग्नेट के इतने। नाउ H2O2 चेक करें। H2O2 3.6 वॉल्यूम दिया है, 125 ml,
तो 3.6 वॉल्यूम दिया है, तो अगर देखें तो ये 3.6 वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इंटू 11.2, तो मोलैरिटी की वैल्यू 3.6 अपॉन 11.2, ठीक है। तो 3.6 अपॉन 11.2 ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, और ये वैल्यू आ गई तो मोलैरिटी इधर है 3.6 अपॉन 11.2, एन फैक्टर है इसका 2, और वॉल्यूम है 125 ml। तो ये मिल इक्विवेलेंट आ गया राइट साइड के। अब राइट साइड के आ गए तो जरा वैल्यू थोड़ी वेरीफाई कर ली जाए कि कितनी आएगी। तो ये वैल्यू अब इधर x अगर देखें तो 3.6 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 2 इंटू 125, दिस डिवाइडेड बाय मतलब मल्टीप्लाई होगा 375, डिवाइड होगा 10,000, ठीक है। तो वैल्यू फाइनली चेक हो जाएगी तो कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू जो है दैट इज 3.01 आ रही लगभग लगभग, और x अगर 3.01 है देन हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, तो परसेंटेज प्योरिटी 3.01, टोटल मास था 40 और इनटू 100, तो ये परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी दैट इज, चेक कर लेते हैं, ये लगभग 7.533 आ रही है। तो इतना परसेंट ये प्योर हमें दिख रहा है, और इतना परसेंट प्योर दिख रहा है इसका मतलब कोई ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो इस केस में नन ऑफ दीज, ये फाइनली करेक्ट ऑप्शन है जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। नाउ जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, पहले आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन में क्या कई बार लैंग्वेज में फंसाता है क्वेश्चन, तो लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़नी है, जो कि अगले क्वेश्चन का केस इसी तरह का थोड़ा थोड़ा है। रीड करो, वैसे ही वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स पे आंसर डालेंगे और फिर चेक करेंगे। समझाता हूं मैं क्वेश्चन क्या लिखा है। भाई क्वेश्चन ये है कि H2O2 को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए यूज में लेते हैं, बिकॉज O2 गैस ये प्रोवाइड करता है। तो 3 लीटर के सिलेंडर में H2O2 गैस को हमने H2O2 को फिल कर रखा है, और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 45.4, और कंडीशन हमें दी रखी है STP पर। हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इसको 200 ml O2 पर मिनट पर 1 atm 273 केल्विन वाली कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है। अब प्रोवाइड की जाती है तो ये 2.8 आवर तक सिलेंडर काम करता है, जिससे O2 गैस मिलती है। और फाइनली बोल रहे हैं कि इसके बाद इसको सिलेंडर को यूज नहीं किया जा सकता रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर H2O2 अब भी प्रेजेंट होता है, मतलब एक लिमिट के बाद फिर वो O2 तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन H2O2 अभी भी प्रेजेंट है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं मानना है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फिक्स लेके चलना है, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है इनिशियल मोल ऑफ H2O2 इन सिलेंडर। तो लैंग्वेज क्लियर हुई क्वेश्चन की। अब इनिशियली अगर चेक करें
तो हमें पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो दी हुई है, दैट इज 45.4। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम मोलैरिटी इंटू 11.35 लिख सकते हैं। तो अगर हम चेक करें तो मोलैरिटी कितनी आ रही है बच्चों, 4 मोलर आ रहा है। इसका मतलब इनिशियल सॉल्यूशन जो था वो 4 मोलर था सिलेंडर के अंदर। और 4 मोलर सिलेंडर के अंदर अगर सॉल्यूशन था इनिशियल H2O2 का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम है 3 लीटर, जिसमें H2O2 कंप्लीटली फिल्ड है। और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 3 लीटर है, देन हम बोल सकते हैं कि मोल ऑफ H2O2 ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी क्योंकि 4 है, वॉल्यूम है 3, इसका मतलब 12 मोल H2O2 के प्रेजेंट है। इनिशियली कितने मोल प्रेजेंट हैं, 12 मोल्स H2O2 के प्रेजेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर सीधे मिल रहा है हमको 12। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड कितना यूज हुआ। तो भाई हमें जब क्लियर दिख रहा है कि 200 ml O2 प्रोवाइड की जा रही है पर मिनट इस कंडीशन में, और ये 2.8 आवर्स तक प्रोवाइड की जाती है, तो हम पता लगा सकते हैं इससे कि कितना O2 यूज हुआ। तो O2 जो यूज हुआ 200 ml है। अब 200 ml है पर मिनट, तो 2.8 आवर्स में इतने ml O2 यूज हो गया। और इतने ml O2 यूज हो गया तो इसकी वैल्यू हमें लीटर में चेक करनी है। तो लीटर में चेक करनी है तो चेक कर लेते हैं। तो ये तो आ रहा है 33600 ml, मतलब 33.6 लीटर। इसका मतलब इतना ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन में यूज हुई 2.8 आवर्स में। तो 33.6, तो हमको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लेफ्ट। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लेफ्ट अगर हमें चेक करना है तो हमें दिख रहा है कि भाई O2 गैस के कितने मोल यूज हो गए, पहले तो वो चेक कर लें। तो O2 गैस का वॉल्यूम 33.6 लीटर यूज हुआ, तो मोल्स निकाल सकते हैं N इक्वल टू PV/RT से। P की वैल्यू है 180 m, वॉल्यूम 33.6, R है 0.0821 और टेम्परेचर है 273। अच्छा, 0.0821 इंटू 273 प्रोडक्ट कितना आता है 22.4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.6 अपॉन 22.4। आर की वैल्यू कहाँ किस यूनिट में रखी जाती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो इसको फिक्स करना अगर इन केस कंफ्यूजन है तो ये आ रहा है रेशियो 1.5। तो इसका मतलब O2 गैस के कंज्यूम्ड मोल आ गए 1.5। अब O2 गैस मिल कहाँ से रही है, O2 गैस मिल रही है H2O2 के डिकम्पोजिशन से, कि H2O2 H2O एंड O2 गैस दे रहा है। और O2 के क्योंकि 1.5 मोल अगर बने हैं, यूज हुए हैं, तो हम बता सकते हैं स्टोइकोमेट्री से कि H2O2 के कितने मोल काम आए, डबल। हाफ मोल O2 के लिए 1 मोल H2O2, तो H2O2 के मोल जो आ रहे हैं वो 3 मोल यूज हुए हैं। अब 3 मोल यूज हुए हैं तो T इक्वल टू 0 पे कितने मोल थे इसके, 12 मोल थे कि नहीं, पहले क्वेश्चन में निकाले थे। T इक्वल टू 0 पर 12 मोल थे। अब टाइम T पर दैट इज 2.8 आवर्स, इस 12 में से 3 मोल निकल गए, तो कितने मोल बच रहे हैं, 9 मोल H2O2 के बच रहे हैं। अब 9 मोल बच रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लिख सकते हैं, इस 9 मोल की अगर मोलिटी निकालें तो हमें दिख रहा है कि 3 वॉल्यूम है कि नहीं टोटल, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आ गया मोलरिटी, और मोलरिटी इंटू 11.35,
ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये लगभग 34.05 आ जाएगी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ लगभग 34.05 आ जाएगी, ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये आ गई अपनी ठीक है 34.05, ये अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की कि O2 H2O2 को यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, तो उस पर बेस ये पूरा क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। सो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार रीड करें। देखो इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करें तो जैसा H2O2 का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो देखो सिमिलर टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 नाइट्रोग्लिसरीन, जिसका मोलर मास 227 है, इसको यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट 1 atm 273 फ्रॉम 1 लीटर सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ डिफाइन किया गया है नाइट्रोग्लिसरीन का। अब हमें करेक्ट ऑप्शन देना है, 4 अलग अलग ऑप्शंस लिखे हुए हैं और वॉल्यूम स्ट्रेंथ 212.8 वॉल्यूम नाइट्रोग्लिसरीन सॉल्यूशन का है, उसके करेस्पॉन्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन जज करना है कि कौन सा होगा। अच्छा 212.8 वॉल्यूम है अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो एक बार चेक करते हैं कि सपोज अगर नाइट्रोग्लिसरीन के 4x मोल हैं, ध्यान देना नाइट्रोग्लिसरीन के अगर 4x मोल हैं, तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से N2 कितना बनेगा, 6x मोल बनेगा। CO2 कितना बनेगा, 12x। O2 कितना बनेगा, x। और H2O तो लिक्विड है, इसका मतलब गैस के जो मोल बन गए वो 19x मोल बन गए कि नहीं, 19x मोल गैस के बन गए। और किस कंडीशन में, 1 atm 273 केल्विन पे। तो अगर 19x मोल हैं गैसेस के, तो इनका हम क्या वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस nRT अपॉन P, तो 19x इंटू R इंटू T अपॉन P। तो हमें पता है कि ये प्रोडक्ट कितना आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा 22.4। ठीक है, V इक्वल टू nRT अपॉन P, तो कंडीशन हमें दी है, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा 19x इंटू 22.4। दैट मीन्स कि इतने लीटर गैस बनी हुई है, कितने से, 4x मोल नाइट्रोग्लिसरीन से। अब 4x मोल नाइट्रोग्लिसरीन से इतनी गैस बनी हुई है, तो 4x मोल का अगर हम वॉल्यूम चेक कर लें करेस्पॉन्डिंग कितना है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक चीज दी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लिया जाएगा तो 1 लीटर सॉल्यूशन से एसटीपी पर इतनी गैस मिलेंगी। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन से इतनी गैस मिलेगी, और 1 लीटर से अगर इतनी गैस मिल रही है तो हमें फाइनली इसकी अलग अलग टर्म चेक करने। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो वॉल्यूम गैस का आ गया है, इस वॉल्यूम से वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू चेक करके x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू निकाल लें, तो अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी मतलब 4x मोल लिए हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं कि मोलैरिटी अगर 4x है, मतलब 1 लीटर में इसके 4x मोल प्रेजेंट है, तो 4x मोल से ये बन गया, और ये बन गया वॉल्यूम, तो यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी,
क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है कि 1 लीटर से कितने लीटर गैसेस हमें मिलेंगे इस कंडीशन में। तो हमने क्या किया, 4x मोल एज्यूम करके टोटल x के टर्म्स में गैसेस के मोल निकाले, उनका करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इस कंडीशन में निकाला। तो इसको हम मान रहे हैं कि मोलरिटी 4x है। 4x का मतलब 1 लीटर में 4x मोल प्रेजेंट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन से इतनी हमें गैस मिल रही है, कौन सी, मतलब टोटल गैसेस मिल रही हैं। टोटल गैसेस मिल रही, तो यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो वैल्यू हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ की दी जा रही है क्वेश्चन में 212.8। तो 212.8 को 19x इंटू 22.4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हमको x की वैल्यू का आइडिया लग जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी x की वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू यहां से मिल रही है हमको 0.5, और x की वैल्यू अगर 0.5 मिल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नाइट्रोग्लिसरीन के मोल लिए थे x 0.5 डालें तो ये 2 मोल थे, और 2 मोल थे तो मोलरिटी सॉल्यूशन की जो थी दैट इज 2 मोलर। और मोलरिटी सॉल्यूशन की अगर इतनी है तो बाकी टर्म हमें चेक करने हैं कि क्या क्या आएंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इट्स 2 मोलर नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये तो करेक्ट है भाई, मोलरिटी आ रही है 2। दूसरा बोल रहा है 454 ग्राम पर लीटर नाइट्रोग्लिसरीन। जरा अगले पेज पे चलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का मोलर मास है 227। तो मोलर मास अगर 227 है तो बी ऑप्शन के लिए मोलरिटी आ गई है 2। मोलरिटी का मतलब है मोल पर लीटर, और सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं ग्राम पर लीटर। इसका मतलब अगर मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज अब ग्राम पर लीटर आ जाएगा। मोल पर लीटर, मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम पर लीटर में नजर आएगा, और ग्राम पर लीटर में नजर आएगा तो ग्राम पर लीटर मैच कर रहा है कि नहीं। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। अब पहले वेट बाय वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो अगर मोलरिटी आ गई है 2, तो इसका मतलब 2 मोल्स 1 लीटर में है। तो 2 मोल्स 1 लीटर में है तो 227 मल्टीप्लाई करें तो इतने ग्राम 1 लीटर में है, मतलब इतने ग्राम सॉल्यूट के हैं, और सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। और सॉल्यूशन 1 लीटर अगर है तो हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ml में, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 45.4। तो इसका मतलब ये चीज आ रही है वेट बाय वॉल्यूम की 45.4। अच्छा, वेट बाय वॉल्यूम डी ऑप्शन है भाई, तो डी ऑप्शन तो चेक हो गया कि 45.4। अच्छा, डी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नौ सी चेक कर लेते हैं, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 454 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए सॉल्यूट तो मिल गया। अब सॉल्यूशन 1000 ml है तो सॉल्यूशन की देखो डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml दी है, और डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml दी है, तो 1000 इंटू 1.1, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ से हमको मिल जाएगी वैल्यू, ये हो गया 454 अपॉन 11। तो 454 अपॉन 11
तो 41.27 लगभग आ रहा है। तो वेट बाय वेट की वैल्यू 41.27 आ रही है, और अगर चेक करें तो ये ऑप्शन सी में हमें नज़र भी आ रहा है कि वेट बाय वेट 41.27 है, तो चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उसी वॉल्यूम स्ट्रेंथ को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन जैसे भी डिफाइन किया है हम पुराने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंड करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो जेई में भी कभी आता है तो हो सकता है डायरेक्ट ना आए, इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ अलग तरीके से चीजें लिख के दी जाए, बट जैसे डिफाइन किया जाए कॉन्सेप्ट लगाते चले जाओ, फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है स्क्रीन पे, और इसमें क्या कर रहे हैं कि दो सॉल्यूशन है H2O2 के अलग अलग डिफरेंट वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले, उनकी मिक्सिंग करके फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, अलग टाइप से था, है ना? उस तरह का हो सकता है पूछा जाए कभी वैसा जेई में कॉन्सेप्ट बना के कुछ नए तरीके से। उससे पहले वाला भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन जो था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, बस हमें कनेक्ट करते चले जाना था, राइट? ना इस क्वेश्चन में 20 वॉल्यूम एक तो सॉल्यूशन दिया है, दूसरा 50 वॉल्यूम 50 ml 20 वॉल्यूम दिया है, 50 ml 10 वॉल्यूम दिया है, और मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है। तो भाई अगर मान लो एक सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, और फाइनली हमें मिल रहा है मिक्सचर, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर M1 बोल दें जो 20 वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है V1 दैट इज 50 ml, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसकी है 20, मोलरिटी सपोज M1 है। ऐसे ही इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 10, मोलरिटी सपोज M2 है, और वॉल्यूम है 50। अब इनकी मिक्सिंग से अगर एक फाइनल सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं, तो फाइनल की मोलरिटी अगर पता चल जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। और हमें पता है मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट से, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा भी था कि फाइनल मोलरिटी, क्योंकि सॉल्यूट सेम है, तो जितने मोल मिलीमोल यहाँ से आएंगे सेकेंड से आएंगे उतने ही फाइनल प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज M1V1 फर्स्ट से प्लस M2V2 सेकेंड से अपॉन V1 प्लस V2। ऐसे वॉल्यूम इक्वेट नहीं कर सकते, बट कुछ नहीं दिया है तो सॉल्यूशन को बाय डिफॉल्ट आइडियल मानते हैं। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया भी था जहाँ पे फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं था, तो कैलकुलेट करके हमें सॉल्व करना पड़ गया था पूरा क्वेश्चन। तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे इस तरह के कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ट्विस्ट था। अब मोलरिटी अपनी अगर ये आ रही है M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, तो हम एक काम करते हैं कि मोलरिटी इंटू 11.35, यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, तो दोनों साइड 11.35 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब अगर इस चीज को चेक किया जाए तो लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फिर इधर दिख रहा है राइट में वॉल्यूम स्ट्रेंथ फर्स्ट सॉल्यूशन की इंटू V1 प्लस वॉल्यूम स्ट्रेंथ सेकेंड सॉल्यूशन की इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये एक फॉर्मूला भी मिल गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में जो भी मिक्सिंग हम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की थी 20, तो 20 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 50 मतलब 100। तो ये वैल्यू आ गई 15। तो फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है दैट इज 15। नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये भी देख सकते हो यहाँ से कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में डेटा दिया जा रहा है और मिक्सिंग की जा रही है, तो हम फाइनली वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे मोलरिटी निकालते हैं फाइनल सॉल्यूशन की, वैसे ही डायरेक्ट फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओलियम की, H2O2 की, कि H2O2 को किस तरीके से, सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे ओलियम की। ओलियम मतलब H2SO4 प्लस SO3, इनका मिक्सचर अगर है तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, किस फॉर्म में उनमें टर्म्स हमें दिए जाएंगे। तो देखो ओलियम का यूज क्या होता है। ओलियम का यूज होता है जहां पे हमें हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी जगह पे ओलियम को लिया जाता है जहां पे हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस करना हो, रिक्वायरमेंट हो। और ओलियम है क्या? ओलियम अगर देखोगे तो बेसिकली H2SO4 और इसमें डिजोल्व SO3 गैस, इस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं ओलियम। H2SO4 और इसमें डिजोल्व SO3 गैस, दिस इज कॉल्ड एज ओलियम। अब कई जगह फार्मूला H2H2O7 लिख दिया जाता है। ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि ये कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, बल्कि ये वेरी करता है कंपोजिशन। और जो भी कंपोजिशन होगा उसको हम एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड परसेंटेज लेबलिंग। तो ओलियम की कंसंट्रेशन जो भी हम बात करेंगे वो परसेंटेज लेबलिंग की फॉर्म में बात करेंगे। अब मान लो ओलियम में परसेंटेज लेबलिंग हमें 109% दी है। 109% अगर परसेंटेज लेबलिंग दी है तो इसका मीनिंग होता है कि सपोज इस ओलियम की बॉटल से अगर हम 100 ग्राम ओलियम निकालते हैं, इस ओलियम की बॉटल से अगर हम 100 ग्राम ओलियम निकालते हैं, तो ये 100 ग्राम ओलियम हमें मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 दे सकता है। ओलियम की बॉटल से अगर 100 ग्राम निकालते हैं ओलियम, तो ये ओलियम मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 दे सकता है। या इसी को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं भाई, कैसे देगा H2SO4? H2SO4 ऐसे देगा कि जब हम ओलियम में वाटर मिलाएंगे तो ओलियम के अंदर प्रेजेंट जो SO3 है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करके इसको H2SO4 में कन्वर्ट करेगा। सो मास वाटर के एडिशन से बढ़ जाएगा और फाइनली SO3 H2SO4 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इस तरीके से हमें 100 ग्राम से 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 से 109 ग्राम मिल रहा है, इसका मतलब 9 ग्राम वाटर ऐड किया है सो दैट SO3 कन्वर्ट हो जाए H2SO4 में। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ओलियम रिक्वायर 9 ग्राम H2O। दो तरीके हैं इस चीज को बोलने के। 109% अगर ओलियम है तो हम एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ओलियम को 109 ग्राम H2SO4 रिक्वायर है। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ओलियम से मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 मिल सकता है। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ओलियम को रिक्वायर 9 ग्राम H2O है। तो ये परसेंटेज लेबलिंग का मीनिंग है। अब ये तो मीनिंग हो गया, अब यूज कैसे करेंगे, इस पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जरा उस पे आगे बढ़ते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं रिजल्ट की। तो जनरल सपोज ओलियम हमें दिया है 100 प्लस X%। X एक वेरिएबल है और ओलियम हमें 100 प्लस X% दिया है जनरल। अब 100 प्लस X% ओलियम दिया है, तो पढ़ने का तरीका कि 100 ग्राम ओलियम will give maximum 100 plus X ग्राम H2SO4।
या इसी को दूसरे तरीके से 100 ग्राम ओलियम रिक्वायर x ग्राम H2O। सही है। अब देखो ओलियम में वाटर मिलाएंगे तो SO3 को ये वाटर कन्वर्ट करेगा H2SO4 में। तो अगर जनरल हम बात कर रहे हैं 100 प्लस x% ओलियम की और 100 ग्राम इस ओलियम का लिया है तो x ग्राम वाटर रिक्वायर है। अच्छा x ग्राम वाटर रिक्वायर है तो मोल कितने रिक्वायर हैं? x/18 मोल रिक्वायर हैं कि नहीं वाटर के? और अगर x/18 मोल वाटर के रिक्वायर हैं तो SO3 कितना प्रेजेंट है? इसका मतलब 1 मोल वाटर के 1 मोल SO3 तो प्रेजेंट है। तो x/18 मोल वाटर के लिए x/18 मोल SO3 के प्रेजेंट होंगे और x/18 मोल SO3 के प्रेजेंट हैं। इसका मतलब हुआ कि मास कितना प्रेजेंट है? x/18 इंटू 80 ग्राम मास SO3 का प्रेजेंट है। और x/18 इंटू 80 ग्राम मास अगर SO3 का प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट तो 100 ग्राम ओलियम में ही है ना। और 100 ग्राम ओलियम में है तो हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज मास जो SO3 का है दैट इज 80x/18। परसेंटेज मास जो SO3 का प्रेजेंट है दैट इज 80x/18। इतना मास SO3 का प्रेजेंट है। तो एक तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया ओलियम के लिए। इस रिजल्ट से हम परसेंटेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि SO3 का कितना मास परसेंट ओलियम के अंदर प्रेजेंट है। भाई अगर इसकी रेंज देखना चाहें तो भाई SO3 0% से लेके 100% तक हो सकता है। 0 और 100 पर हम ओलियम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बीच में तो कंपोजिशन मिलेगा ही हमें, हम ओलियम बोलेंगे। तो अगर इसकी रेंज हम चेक करना चाहें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास परसेंटेज SO3 और परसेंटेज ओलियम, ताकि हमको रेंज का एक आइडिया लग जाए। 0 है अगर SO3 तो 0 SO3 पर हमारे पास परसेंटेज SO3 का फार्मूला है 80x/18। 80x/18, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि 80x/18 अगर ये है तो x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 0 है तो देखो सॉरी, x की वैल्यू अगर इसको हम लिखें 0 तो इसको हम 0 लिखेंगे तो x भी 0 आएगा कि नहीं। और x 0 आएगा तो परसेंटेज वॉल्यूम कितना बोलोगे? 100 प्लस x मतलब 100%। अगर x की वैल्यू सपोज हम लिख रहे हैं 9, 9 का मतलब 109% वॉल्यूम है और 9 होगा तो SO3 कितना होगा? अगर चेक करो x की वैल्यू इसमें 9 डालो तो ये 40% आ रहा है कि नहीं। अगर सपोज 118% है तो x की वैल्यू 118% है तो x की वैल्यू 18 आ गई और x की वैल्यू 18 अगर इसमें डालोगे तो ये कितना मिलेगा? 80%। सिमिलरली अगर 100% के लिए कैलकुलेशन की जाए तो SO3 का परसेंट अगर 100 डाल देते हैं तो 100 डालने में देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी लगभग 22.5। तो परसेंटेज वॉल्यूम हमें मिलेगा 122.5। दैट मीन्स कि ओलियम की अगर रेंज चेक करोगे तो 100 से 122.5 हमें दिखेगी। पॉइंट क्लियर है भाई? अब ना थोड़ी डिटेल में और आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ये क्लियर है बच्चों? ओके। तो ओलियम इसका मतलब इस रेंज के अंदर ही काम करेगा, इस रेंज के अंदर ही हमें दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे ना। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास
100 ग्राम है ओलियम, ये बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है, और ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग हमें 100 प्लस x% दी जा रही है। अब इस ओलियम में, ये गिवन ओलियम सैंपल है, हम y ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं, y ग्राम H2O ऐड कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? देखो, एक तो पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन x है, तब क्या होगा? y अगर ग्रेटर देन x है, इन दैट केस क्या होगा? तो जरा सोचो कि 100 ग्राम ओलियम है, और अभी 100 प्लस x% लेबलिंग का मतलब 100 ग्राम ओलियम को x ग्राम वाटर रिक्वायर है, और हम इसमें y ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर ऐड कर रहे हैं कि नहीं? और रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारा SO3 बदल जाएगा H2SO4 में। तो फाइनली हमें H2SO4 मिलेगा, एक तो SO3 मिलेगा नहीं, प्लस जो भी वाटर रिमेनिंग है वो मिलेगा। इसका मतलब अगर हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं तो सारा SO3 बदल जाएगा H2SO4 में, और फाइनली H2SO4 प्लस रिमेनिंग वाटर मिलेगा। दूसरी चीज, अगर y इक्वल टू एक्स है तब, तो y इक्वल टू एक्स का मतलब जितना रिक्वायर्ड है वाटर उतना ही ऐड किया, तो ये वाटर केवल क्या करेगा? SO3 को H2SO4 में बदल पाएगा। दैट मीन्स हमें केवल H2SO4 मिलेगा फाइनली। अच्छा, H2SO4 कितना मिलेगा? 100 ग्राम ओलियम था, तो अभी 100 प्लस x ग्राम H2SO4 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ अगर देखें ऊपर वाले केस में, तो 100 प्लस x ग्राम H2SO4 तो यहाँ भी मिलेगा, और वाटर कितना बचेगा? वाटर y माइनस x ग्राम बचेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी पे तो बात हो गई कि एक तो रिक्वायरमेंट के बराबर वाटर ऐड करें तब, दूसरा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर ऐड करें तब। नाउ एक पॉइंट और है कि अगर रिक्वायरमेंट से कम वाटर ऐड करें तब क्या होगा? मतलब y लेस देन x पर हम बात कर रहे हैं। देखो, अगर जितना रिक्वायर्ड है उससे कम वाटर ऐड करोगे, तो जितना वाटर ऐड करोगे वो SO3 को कन्वर्ट करेगा H2SO4 में, लेकिन पूरा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब जो पहले SO3 था तो उसका मास तो क्या हो जाएगा? कम। जो पहले H2SO4 था उसका मास बढ़ जाएगा। कुल मिला के ओलियम का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, परसेंटेज लेवलिंग चेंज हो जाएगी। तो जरा इस पॉइंट पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि y लेस देन x है, और y लेस देन x है, तो ओलियम का नया मास क्या हुआ? पहले 100 ग्राम था, ठीक है, अब y ग्राम वाटर ऐड हो गया जिसने SO3 का अमाउंट कुछ कम किया, H2SO4 का अमाउंट बढ़ाया, तो 100 प्लस y ग्राम ओलियम का मास हो गया। इसका मतलब जो न्यू ओलियम है, हम बोल सकते हैं वो कितना हो गया? 100 प्लस y ग्राम। अच्छा, अभी इसको कितना रिक्वायर्ड वाटर है? जब 100 ग्राम था पुराना वाला तो उसको रिक्वायर्ड वाटर था x, अब हमने y ग्राम वाटर ऐड कर दिया, तो अभी कितना रिक्वायर्ड वाटर रहा? x माइनस वाई। तो रिक्वायर्ड वाटर कितना है? x माइनस वाई। हम बोल सकते हैं कितना वाटर और इसमें मिला दें तो पूरा बदल जाएगा SO3। अब हमें इसकी परसेंटेज लेबलिंग निकालनी कि नए ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग क्या है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100 प्लस वाई ग्राम ओलियम को अब x माइनस वाई ग्राम वाटर रिक्वायर है। तो 100 ग्राम अगर ओलियम लिया जाए तो उसको कितना वाटर रिक्वायर होगा? 100 ग्राम ओलियम को कितना वाटर रिक्वायर होगा? 100 प्लस वाई को इतना रिक्वायर है, तो x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस वाई और इंटू 100। तो 100 ग्राम ओलियम को इतना वाटर रिक्वायर होगा अब, और 100 ग्राम ओलियम को जितना वाटर रिक्वायर होता है, 100 प्लस रिक्वायर्ड वाटर, इसी को तो हम परसेंटेज लेबलिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब न्यू परसेंटेज लेबलिंग हम बोल सकते हैं 100 प्लस रिक्वायर्ड वाटर, दैट इज x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस वाई
इंटू 100। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें 100 तो कॉमन निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा 100 प्लस वाई, इधर x माइनस वाई, वाई कटेगा तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई। तो ये परसेंटेज लेबलिंग आ रही है न्यू। इसका मतलब जब भी ओलियम में हम रिक्वायर्ड अमाउंट से कम वाटर ऐड करते हैं y ग्राम, रिक्वायर्ड है x ग्राम, तो परसेंटेज लेबलिंग बदल जाएगी सॉल्यूशन की, एंड न्यू परसेंटेज लेबलिंग जो होगी दैट इज 100 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई। पॉइंट क्लियर है? नाउ अब जरा क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाए। तो पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद जाऊंगा थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पर। तो पहले स्क्रीन पे ये बेसिक क्वेश्चन एक दिख रहा है ओलियम का। अब इस क्वेश्चन में आपका तो वही काम है कि वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स पे डालिए, एंड देन चेक योर आंसर एंड सॉल्यूशन। देखो ओलियम अब हमें यहाँ दिया है कि SO3 और H2SO4 2:3 के मास रेशियो में है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो हमें पता है एक चीज, फार्मूला कि परसेंटेज SO3 जो है वो 80x/18 आया था हमारे पास सॉल्व होके, और परसेंटेज ओलियम हम बोल सकते हैं लेबलिंग दैट इज 100 प्लस एक्स। तो अगर इस x की वैल्यू पता चल जाए तो परसेंटेज लेबलिंग तो आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि SO3 का मास परसेंट ये है, निकाल लें यहां से। तो मास परसेंट कितना हुआ 2/5 इंटू 100, ये SO3 का मास परसेंट हो गया। और ये मास परसेंट हो गया तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 18 इंटू 10/20, ठीक है, दैट इज 9। और 9 आ रही है, इसका मतलब परसेंटेज ओलियम कितना है 109%। तो पहला ऑप्शन हमें दिख ही रहा है 109%, तो सेकंड तो अपने आप ही गलत हो गया। नौ तीसरा चौथा थोड़ा सा अलग लिखा है तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं कि 9 ग्राम वाटर अगर 200 ग्राम ओलियम में ऐड करें तो न्यू परसेंटेज लेबलिंग वुड बी। तो अगर नई परसेंटेज लेबलिंग निकालनी है तो नई परसेंटेज लेबलिंग निकालने के लिए या तो फार्मूला यूज कर लो या बेसिक से निकाल लो। तो हम बेसिक से जा रहे हैं फिलहाल। देखो 200 ग्राम है ओलियम, अब 100 ग्राम ओलियम को 9 ग्राम वाटर रिक्वायर था, तो 200 ग्राम को 18 ग्राम वाटर रिक्वायर है। अब 200 को 18 ग्राम वाटर रिक्वायर है, तुमने जोड़ा 9, इसका मतलब 9 ग्राम और रिक्वायर है ना वाटर। तो इसका मतलब 9 ग्राम ओलियम मिलाने के 9 ग्राम वाटर मिलाने के बाद ओलियम का मास हो गया 209 ग्राम। न्यू ओलियम का मास ये हो गया, और इसको रिक्वायर्ड वाटर कितना है, रिक्वायर्ड वाटर है 9 ग्राम। तो तुम्हें तो 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग चेक करना पड़ता है ना वैल्यूज। तो 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यूज चेक करें तो 9/209 इंटू 100, 9/209 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 ग्राम करस्पॉन्डिंग के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, ये आ रही लगभग 4.3%। और 4.3% तो परसेंटेज लेबलिंग कितनी हो जाएगी ओलियम की, 100 प्लस 4.3 मतलब 104.3%, ठीक। और ये हमें ऑप्शन दिख रहा है डी। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी हो सकती है, ऑप्शन सी टिक मार दे कोई, किया भी होगा कुछ लोगों ने टिक। भाई उन्हें क्या लगा होगा कि 200 ग्राम को 9 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम को 9 ग्राम वाटर रिक्वायर है, तो 200 ग्राम को 18 रिक्वायर है, और 18 रिक्वायर है तो हमने 9 ऐड किया है। तो इसका मतलब अभी सोच रहे होंगे 200 ग्राम को 9 ग्राम वाटर और रिक्वायर है, तो 100 ग्राम को 4.5 रिक्वायर है। ये तुरंत लेते हुए गलती कर सकते हैं कि वो 4.5 वाला टिक कर दें ऑप्शन। लेकिन ध्यान देना, हमें चेक करना है कि ओलियम का नया मास कितना है।
उसको कितना वाटर रिक्वायर है, ये वैल्यू 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंगली हमको चेक करनी है, तभी प्रॉपर बनेंगी चीजें। ये गलती का पॉइंट है, इसको नोट कर लो। ये तो भाई बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन लेते हैं। तो ट्विस्टेड क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें ये दिख रहा है, ट्विस्टेड क्वेश्चन स्क्रीन पे हमको ये नजर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन अगर नोटिस करो कि ओलियम नहीं है, ओलियम के सिमिलर हमें कुछ दिया है, जैसा एक ट्विस्टेड हमने H2O2 वाले केस में लिया था। तो है क्या, पढ़ते हैं। मिक्सचर H3PO4 का और P4O6 का, इसको हम 100+X% लिखते हैं ओलियम की तरह, और X यहाँ मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड है जो P4O6 से रिएक्ट करता है 100 ग्राम मिक्सचर में। तो अगर ये मिक्सचर लिया जाए और 127% हो, तो P4O6 का मास बताना है कि कितना होगा 100 ग्राम मिक्सचर में। समझ गया क्वेश्चन। सबसे पहले चेक करो क्या ये बैलेंस रिएक्शन लिखी है, बैलेंस तो नहीं दिख रही है, तो बैलेंस करनी चाहिए। तो देखो P4O6 है, तो इधर 4 फास्फोरस आएंगे राइट में, तो इधर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें फास्फोरस बैलेंस, फिर चेक कर लो हाइड्रोजन बैलेंस, 4 × 3 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही है, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस। ये तो हुई इक्वेशन। अब हमारे पास 127% दिया गया है, इसका मतलब 100 ग्राम जो मिक्सचर है उसको रिक्वायर वाटर ये है 27 ग्राम। 100 ग्राम मिक्सचर को रिक्वायर्ड वाटर है 27 ग्राम, और इस इंफॉर्मेशन से परसेंटेज निकालना है। तो फिर वैसे ही चलें, देखो 27 ग्राम अगर वाटर रिक्वायर है, मतलब मोल 27/18 रिक्वायर होंगे, और अगर इतने मोल रिक्वायर हैं तो P4O6 के मोल कितने होंगे, 6 मोल H2O के लिए 1 मोल P4O6, तो P4O6 के मोल होंगे 27/6 × 18, तो ये P4O6 के मोल आ गए। अब मोल आ गए तो मास कितना होगा P4O6 का, तो मोल इंटू मोलर मास कर लें, मास आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं मास कितना आ रहा है इसका, पहले मोलर मास। भाई मोलर मास तो इसका 220 आ रहा है, तो मास आ जाएगा 220 × दिस, ये आ रहा है भाई 55 ग्राम। इसका मतलब है कि ओलियम की तरह ही हमने कैलकुलेशन की, और क्या चेक किया, ये चेक किया कि जो वाटर रिक्वायर्ड है वो कितना है, तो रिक्वायर्ड वाटर से P4O6 कितना होगा ये पता लगाया, उसका मास पता लगाया। अब ये क्योंकि वैल्यू 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग चल रही है, तो यही रिप्रेजेंट करेगी परसेंटेज ऑफ P4O6 को भी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई। तो कोई भी रिएक्शन किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है और कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करके हमसे पूछा जा सकता है, तो ये उसी तरह का थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन। नाउ अगले पे चलते हैं। अगले में बोल रहे हैं कि अगर मिक्सचर P4O6 और इसका लिया गया H3PO3 का, और इसको 100+X% करते हैं लेबलिंग, तो भाई X की रेंज क्या होगी, किस रेंज में ये जा सकता है X। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे फार्मूला जनरलाइज कर लें, फिर रेंज मिल जाएगी। तो इक्वेशन तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर ही चुके थे। तो 100+X का मतलब 100 ग्राम को X ग्राम वाटर रिक्वायर है, तो X का मतलब X/18 मोल वाटर के रिक्वायर है, और X/18 मोल रिक्वायर है, तो ये X/18 × 6, इतने मोल P4O10 के होंगे, अभी निकाला था, और इतने मोल होंगे, तो मास कितना होगा, जो मास होगा वही परसेंटेज होगा ना, 220X/18 × 6, ये परसेंटेज P4O6 का आ रहा है।
और ये परसेंटेज अगर P4O6 का आ रहा है तो कैलकुलेट x की रेंज कर सकते हैं। देखो P4O10 कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 100%, तो एक वैल्यू तो 0 मिल ही जाएगी तुम्हें x की। और अगर ये P4O10 100% है तो हम लिख सकते हैं कि 100 इक्वल टू 220x अपॉन 18 इंटू 6। 100% हमने ले लिया है P4O6 को, तो x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहां से निकल आएगी जैसे पिछला कैलकुलेशन किया था। तो ये लगभग 49.09 आ रही है। इसका मतलब x की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 49.09 तक। अब ऐसा एक लौता ऑप्शन ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये उसी के सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी अलग तरीके से पूछा जाए, हम कॉन्सेप्ट सेम टाइप से ही लगाते चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर? ओके, ना देखते हैं आगे भी कुछ है क्या इसमें। ओहो, आगे एक क्वेश्चन और है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है हमसे कि 100/3 ग्राम मिक्सचर अगर लिया जाए जिसकी लेबलिंग 123% है और इसमें 50 लीटर वाटर मिला दिया जाए और रिजल्टिंग सॉल्यूशन को NaOH के साथ मिक्स किया जाए जिसकी मोलरिटी है 2, तो वॉल्यूम NaOH का कितना रिक्वायर होगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कम से कम हम ये तो बोल सकते हैं 123% से कि भाई 100 ग्राम अगर लेते हैं मिक्सचर तो इस मिक्सचर से मैक्सिमम H3PO3 कितना बनेगा, 123 ग्राम बनेगा कि नहीं। भाई वाटर मिलाओगे तो वो P4O6 को H3PO3 में ही कन्वर्ट करेगा, तो 100 ग्राम से मैक्सिमम कितना मिलेगा H3PO3, 123 ग्राम। और इतना मिलेगा तो 100/3 के करस्पॉन्डिंग हम H3PO3 का मास निकाल सकते हैं। 100/3 ग्राम के करस्पॉन्डिंग अगर मास निकालेंगे H3PO3 का तो ये मास भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास आ गया अपने पास 123/3। अब इसकी अगर NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो देखो इसके अंदर H3PO3 पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, 2, और 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं तो 2 मोल ही NaOH रिएक्ट करेगा ना। तो दिस इज Na2HPO3 सॉरी प्लस 2H2O। अब इसका मोल कितना होगा, तो मोलर मास चेक कर लो। तो मोलर मास 82 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मोलर मास से डिवाइड कर दें तो ये इसके हो गए मोल, और इतने मोल अगर H3PO3 के हैं तो NaOH के मोल कितने होंगे, डबल होंगे कि नहीं, 2 इंटू 123/3 इंटू 1/82। और NaOH की मोलरिटी है 2, तो मोलरिटी 2 है तो इंटू वॉल्यूम इन लीटर करें तो ये आ जाएगा NaOH का मोल। तो यहां से ये वैल्यू निकल रही है 0.5 आ रही भाई, वॉल्यूम लीटर में आ रहा है 0.5, मतलब 500 ml। ठीक है, तो ऑप्शन हमें मिल रहा है डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था और इस तरह से कॉन्सेप्ट में ट्विस्टिंग करके सेम चीज को अलग तरीके से जेई में पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और इसी तरह H2O2 वाले केस में जो ट्विस्टेड क्वेश्चन थे उनका भी ध्यान रखें। ठीक है भाई, नाउ आगे जरा चेक करते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट है, फिनिश करते हैं इसको भी।
सेम वही वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए एंड देन चेक इट। 200 ग्राम ओलियम सैंपल है, लेबलिंग 109%। मिक्स कर रहे हैं 300 ग्राम दूसरे ओलियम सैंपल के साथ, लेबलिंग 118%। तो रिजल्टिंग ओलियम हमें पूछा गया है कि लेबलिंग क्या होगी। मिक्सिंग ऑफ ओलियम हो रही है भाई। अच्छा चेक करते हैं। देखो पहले 200 ग्राम ओलियम था, लेबलिंग 109% थी, तो इसका मतलब 100 ग्राम अगर इसका लेते तो 9 ग्राम वाटर रिक्वायर होता। तो 200 ग्राम को कितना वाटर रिक्वायर होगा? 18 ग्राम। ये तो सैंपल 1 है। अब इसी तरह सैंपल 2, सैंपल 2 300 ग्राम है दूसरे ओलियम का जो 118% है, और इसको रिक्वायर्ड वाटर देखो, क्योंकि 118% है तो इसका मतलब 100 ग्राम को 18 ग्राम वाटर रिक्वायर है, तो 300 ग्राम को 54 ग्राम वाटर रिक्वायर होगा कि नहीं? तो अब अगर इनकी मिक्सिंग करते हैं, इनकी अगर हम मिक्सिंग कर दें, तो मिक्सिंग में टोटल ओलियम का मास कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। और इस 500 को रिक्वायर्ड वाटर कितना है? इसका रिक्वायर्ड वाटर जो है दिस इज 72 ग्राम, है कि नहीं? तो 500 ग्राम को अगर 72 ग्राम वाटर रिक्वायर है तो 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग नहीं चेक कर पाएंगे। तो 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग अगर चेक करें तो 72/500 इंटू 100, तो 72/5 आ गया। दैट इज ये लगभग 14.4 आ रहा है, और 14.4 आ रहा है रिक्वायर्ड वाटर, तो परसेंटेज लेवलिंग कितनी हो जाएगी? 114.4। अब क्लियर है? देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के तोड़ के पूछा जाए हम करते रहेंगे, उसके अलावा बस कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज ब्रेक कर ली तो फिर कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उसका एक माइंड मैप बनना चाहिए तुरंत पढ़ने के बाद। और तीसरा लास्ट पार्ट है कैलकुलेशन। ये तीनों पार्ट जब आप परफेक्टली चलाओगे तो फाइनल आंसर तक पहुंचोगे ही। लैंग्वेज पार्ट इंप्रूव करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एनसीईआरटी को प्रॉपर रीडिंग करो। एनसीईआरटी में बेसिक जो होता है, मतलब जो लैंग्वेज होती है, किसी भी चैप्टर को उठा लो, एक पूरा पैराग्राफ एक बार में रीडिंग लगाइए और फिर सोचिए कि उस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें थी, एक बार में ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार लगातार प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इससे लैंग्वेज वाला पार्ट तो इम्प्रूव हो जाएगा। एडवांस के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो साइज बड़ा होता है, लैंग्वेज ज़्यादा लिखी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उस लैंग्वेज को तोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बट लैंग्वेज में ही ज़्यादातर मामला उलझता है कि अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाए तो फिर आगे की कहानी खत्म। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? सीरीज लगातार कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, सारे वीडियोस प्रॉपर तरीके से बैलेंस वे में बनाए जा रहे हैं, और इससे आपको जेई एडवांस में एक अलग लेवल का एडवांटेज देखने को मिलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये कि पॉज करो वीडियो, आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स पे डालो एंड चेक इट। नाउ होमवर्क में अगर हम देखें तो ऐप पर तो रजिस्टर कर ही लिया होगा, तो वहाँ पेन किलर वाला बैच जब आप ज्वाइन करेंगे उस पर जाएंगे तो वहाँ पर ऐप पर आपको जो भी आर्टिकल लिया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। फिर टाइम टू टाइम अभी और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं जो आएंगी और जिसका फ़ायदा मिलेगा। देखो हम लोगों ने यहाँ 2 कॉन्सेप्ट सीखे,
पहला कॉन्सेप्ट तो था वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कुछ नहीं, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड वैल्यू है कंसंट्रेशन टर्म की। इसका मतलब होता है कि एक वॉल्यूम सॉल्यूशन से मैक्सिमम कितने वॉल्यूम O2 गैस मिलेगी, और नॉर्मली ये हम STP कंडीशन में मेजर करते हैं, बट कई केसेस में क्वेश्चन में हमें NTP भी दे दिया जाता है, तो वहां पे हमको चेक करना है। फार्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ का STP पर मोलरिटी इंटू 11.35 ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो था दैट इज ओलियम। ओलियम कुल मिला के SO3 और H2SO4 का मिक्सचर है, जो कि हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ओलियम में हमने एक कॉन्सेप्ट तो देखा कि भाई ओलियम में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं SO3 का। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखा कि ओलियम में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो वाटर की अलग अलग वैल्यूज पे ओलियम में क्या चेंज आएगा। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर मिलाएंगे तब क्या क्या मिलेगा, रिक्वायरमेंट के बराबर वाटर मिलाएंगे तब क्या मिलेगा, और रिक्वायरमेंट से कम वाटर मिलाएंगे तब क्या सिचुएशन होगी, और नई परसेंटेज लेबलिंग कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, जेई का पर्पस क्या होता है कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है, नई सिचुएशन को कैसे ब्रेक कर रहे हो, वो चेकिंग होती है जेई के एग्जाम में। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से चीजें पढ़ें, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनकी एनालिसिस भी करें। एनालिसिस का मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया जाए देन हम कैसे अप्रोच करेंगे, दूसरा चेंज कर दिया जाए देन कैसे अप्रोच करेंगे। तो जब ये अप्रोच लेके आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के बराबर का काम करेगा। ठीक है ना। तो सबसे जरूरी क्वेश्चन की एनालिसिस, क्वेश्चन में तोड़ फोड़ करके सॉल्व करना। पहले तो जो दिया है उसको टाइम पे सॉल्व करो, और फिर उसकी तोड़ फोड़ करो क्वेश्चन की, कि अगर चेंजेस अलग अलग तरीके से किए जाएं तब कैसे हम अप्रोच करेंगे। इस अप्रोच से अगर आगे बढ़ोगे तो कोई भी फंसा नहीं सकता कभी भी क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो हर वीडियो में बड़े प्रॉपर तरीके से चीजें ली जा रही हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। डिफरेंट का मतलब ये है जो क्वेश्चन में कहीं ट्विस्ट हो, किसी तरह की मिस्टेक हो सकती है, वो लिए जा रहे हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो बेसिक तो ठीक है, नॉर्मल कर लोगे, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चन में क्या चीज यूज हो रही है ट्विस्टिंग के लिए, उसकी जरूर ध्यान रखिए। पहला वीडियो कंसंट्रेशन टर्म के एप्लीकेशन पे था। एप्लीकेशन तो इजी है, बट उसमें क्वेश्चन में कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, क्या क्या ट्विस्ट हो सकते हैं, उनको लेके बनाया था। अगर नहीं देखा हो तो वो चेक कर लीजिए। इसके बाद और भी आगे वीडियोस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पार्ट्स जहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें ट्विस्टिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पार्ट्स को लेके पेन किलर सीरीज में और भी वीडियो मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।